आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स और प्रिंसिपल फॉरेन पॉलिसी के। तो जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी का मतलब होता है जो हम दूसरे देशों के साथ रिलेशन बनाते हैं। तो क्या है, जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है वो दो ऐसे मीन्स है, यानी कि दो ऐसे रास्ते हैं जिससे जो प्रोसेस है इंटरनेशनल पॉलिसी की वो ऑपरेट होती है। और जो हर एक कंट्री होती है ना, वो क्या है, एक इंडिविजुअल यानी कि एक अपने तौर पर क्या है, प्रमोट करना चाहती है खुद के इंटरेस्ट को। और यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब है नेशनल इंटरेस्ट, यानी किसी एक बंदे का इंटरेस्ट नहीं, पूरी की पूरी कंट्री का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये तो था थोड़ा इंट्रोडक्शन फॉरेन पॉलिसी के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी आखिरकार होती क्या है अकॉर्डिंग टू रुथन स्वामी। तो ये जो रुथन स्वामी है ना, वो क्या है, हमें फॉरेन पॉलिसी की एक डेफिनेशन देते हैं, तो वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो थी, फॉरेन पॉलिसी इज द बंडल ऑफ प्रिंसिपल दैट रेगुलेट द इंटरकोर्स ऑफ अ स्टेट विद अदर स्टेट। तो ये क्या एक टेक्निकल डेफिनेशन है फॉरेन पॉलिसी की। अगर आप ये ऐसे की ऐसी याद कर लेते हो ना, तो अगर आपके बाय चांस क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या एक ग्रुप है प्रिंसिपल का, जो कि क्या है संबंध बनाता है एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ। तो ये क्या है, इसका सिंपल मीनिंग है। अगर आप सिंपल शब्दों में लिखना चाहते हो फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन, तो वो होगी वन कंट्री डेवलप देयर रिलेशन विद अनदर कंट्री। यानी कि एक जो कंट्री है वो क्या अपना रिलेशन बनाती है दूसरी कंट्री के साथ, उसे हम क्या फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं। तो अब हमारा टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जो कि क्या है आइडेंटिफाई करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो क्या है डिटरमाइन करते हैं फॉरेन पॉलिसी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहला डिटर्मिनेंट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो पुराने समय से इंडिया क्या है मानता है एक ब्रदरहुड में, यानी कि भाईचारे में, और जो नेशनल लाइफ है उसको वो मानता है। जैसे कि फैक्टर हो गए सच्चाई बोलना, गुडविल, यानी कि वो दूसरों के प्रति क्या है क्रूरता नहीं दिखाता। तो ये सब क्या है इंडिया में पुराने समय से ही चलता आ रहा है। और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसके अंदर क्या है, वो चाहता है कि वो क्या है सोल्व करे इंटरनेशनल इश्यूज़ को पीसफुली तरीके से, यानी कि कोई दंगे फसाद या फिर लड़ाई झगड़ा ना करे, बिल्कुल बातचीत करके जो सारे मुद्दे हैं उनको सुलझाए। और जो इंडिया है वो क्या अपोज करता था इम्पीरियलिज्म और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है कि जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे उन्होंने क्या है कॉलोनी बना रखी थी दूसरे देशों पे, यानी कि दूसरों देशों पे राज कर रखा था, तो इसके इंडिया खिलाफ था। और दूसरा था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब होता है जाति में जो भेदभाव था उसके भी खिलाफ था। सेकेंड पॉइंट है जियोग्राफिकल सेटिंग। तो इंडिया का जो बॉर्डर था उसकी नेबर कंट्री के साथ, तो जो जियोग्राफिकल सेटिंग थी वहाँ की, वो क्या है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस थी वहाँ पर, क्योंकि इंडिया को इस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी थी अपने बॉर्डर्स पे ताकि कल को क्या उसके ऊपर कोई हमला ना कर दे। और इंडिया क्या है डिटरमाइन करता था कि जो इंडियन ओशन है उसका एरिया है वो बिल्कुल पीसफुल रहे, वहाँ पे कोई युद्ध वगैरह ना हो, इसीलिए वो क्या है पीस को फॉलो करता था ताकि कोई वॉर वगैरह वहाँ पे ना हो। थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल आइडियल्स एंड वैल्यूज़। तो पॉलिटिकल आइडियल्स यहाँ पर है वर्ल्ड पीस और डिसआर्मेंट, यानी कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे, और जो देश है वो क्या है डिसआर्मेंट करे, यानी कि हथियारों का यूज़ बिल्कुल भी ना करे, अगर करना है एकदम पीसफुल तरीके से करें। और इस शांति की वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ा गुड रिलेशन बनाने के लिए दूसरी कंट्रीज़ के साथ। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था ना, जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, और डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने क्या है डेवलप की थी नॉन अलाइनमेंट की, ताकि जो इंडिया है वो क्या है शांति बनाए रखे पूरे वर्ल्ड के अंदर, और क्या है डेवलप करे दूसरी कंट्रीज़ के साथ ऐसे रिलेशन जिनकी वजह से वो क्या है इकोनॉमिकली हेल्प ले पाए किसी भी कंट्री से। फिफ्थ पॉइंट है नेशनल इंटरेस्ट। तो जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो क्या है राष्ट्रीय हितों की रक्षा और विकास, यानी कि जो डेवलपमेंट की आवश्यकता से क्या है निर्धारित होती है। तो इंडिया को क्या है जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो झगड़े हो रहे हैं, उनसे क्या है खुद को अलग रखना चाहिए, और फ्रेंडली रिलेशन क्या है मेंटेन रखने चाहिए सभी कंट्रीज़ के साथ पूरे वर्ल्ड, ताकि वो क्या ज़रूरत पड़ने पर किसी भी कंट्री से अपनी मदद करवा सके। सिक्स पॉइंट है इंटरनेशनल कंडीशन। तो जब कोल्ड वॉर चल रहा था ना, तो पूरी इंटरनेशनल जो कंडीशन थी, यानी कि पूरी जो धरती की कंडीशन थी, वो बहुत ही बुरी थी। और इस वजह से जो इंडिया क्या है वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहता था, जिसमें वो क्या है किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी कॉपी ना करे, खुद की एक फॉरेन पॉलिसी बनाए।
और इस तरह की जो पॉलिसी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट थी कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स से, यानी कि कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स पर बेस्ड नहीं थी। 7 पॉइंट है लीडरशिप। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना वो क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाने में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंदर इंडिया को क्या है दूरदर्शी लीडरशिप देखने को मिल सकती थी। और जैसा कि आप सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही तो क्या है जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी वो प्रिपेयर की थी, वो बनाई थी। तो अब आते हैं हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, यानी कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के सिद्धांत क्या क्या है वो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल कंट्रीज। तो अपने जो नेशनल लीडर थे ना उनको पूरी तरीके से पता था जो इंडिया की विरासत है उसके बारे में। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि वो क्या एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी क्या है फॉलो करेंगे, और वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की। और सेम टाइम पे इंडिया ने कोशिश की कि वो क्या फ्रेंडली रिलेशन बना ले सभी कंट्रीज़ के साथ, और जो फ्रेंडली रिलेशन वाली पॉलिसी है उसको कहा जाता है पॉलिसी ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास नॉन अलाइनमेंट। तो 1947 से ही लेके इंडिया जो है क्या वो फॉलो कर रहा है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को, जो कि है नॉन अलाइनमेंट की। ये मैं आपको 50 बार बता चुकी हूँ, तो इसे भूलने का तो मतलब ही नहीं बनता। और ये पॉलिसी क्या एकदम परफेक्ट थी फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए सभी कंट्रीज़ के साथ पूरे वर्ल्ड में। और इस पॉलिसी ने इंडिया को क्या है ये फ्रीडम दी कि वो क्या है किसी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट के प्रोज और कॉन्स, यानी कि उसकी अच्छी बातें और बुरी बातें जानकर क्या है अपना जो निर्णय है, अपना जो फैसला है वो ले पाए। और इसने क्या है एक ब्रिज की तरह काम किया जो यूएसए और यूएसएसआर था उसके बीच में, यानी कि जब यूएसए से हेल्प चाहिए थी तो यूएसए से ले रहे थे, और यूएसएसआर से हेल्प चाहिए थी तो यूएसएसआर से ले रहे थे। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा पंचशील। तो ये जो टर्म है ना पंचशील, ये रिलेटेड है 5 जो मोरल प्रिंसिपल है लॉर्ड बुद्धा के उनसे। तो पंचशील क्या है वो पहली बार यूज हुआ था 1954 में, और ये बनी भी 1954 में थी। और इंडिया ने ये पहचाना था कि जो चाइना की सोवेनिटी है तिब्बत के ऊपर, यानी कि चाइना का पार्ट ही है तिब्बत, तब ये जो है वो साइन हुई थी 1954 में पंचशील। और ये साइन हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के और चोन एन लाई के बीच में, जो कि चाइना के थे। तो इसमें क्या है पंचशील के 5 प्रिंसिपल दिए गए हैं, वो कौन से हैं वो देखते हैं। पहला प्रिंसिपल है कि ये क्या है एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी है उसके रिस्पेक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे की एरिया के अंदर घुसपैठ नहीं करेंगे, और एक दूसरे की कंट्री की जो सोवर्निटी है वो नहीं छीनेंगे, एक दूसरे पे कभी राज नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि कोई भी क्या है इंटरफेरेंस नहीं होगी इंटरनल अफेयर्स में। मान लो कि इंडिया के अंदर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, इंडिया के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो चाइना उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलेगा, और सेम अगर चाइना में कोई प्रोटेस्ट चल रहा है तो इंडिया उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेगा। थर्ड पॉइंट है कि इक्वालिटी और कॉर्पोरेशन रखेंगे हर मामले में, एक दूसरे को क्या है इक्वल समझेंगे और कोऑपरेट भी करेंगे। फोर्थ पॉइंट है नॉन एग्रेशन, यानी कि ये क्या है एक दूसरे पर कभी वॉर नहीं करेंगे और एग्रेसिव नहीं होंगे। फिफ्थ पॉइंट है अडॉप्ट करना पॉलिसी पीसफुल को एग्जिस्टेंस की, जिस वजह से वो क्या है फ्रेंडली रिलेशन बना पाए सभी कंट्रीज़ के साथ। आई एम श्योर कि आपको इस तरह के नोट्स और इस तरह की एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तो कमेंट करके ज़रूर बता देना कि एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। फोर्थ पॉइंट है एंटी इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। तो इंडिया के लीडर है ना उन्होंने क्या है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया हुआ है इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म का, यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी वगैरह बनाई थी या उन पे राज किया था उसका एक्सपीरियंस है इंडियन लीडर्स को। तो इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ ना इंडियन फॉरेन पॉलिसी का ये सिद्धांत बन गया था कि वो क्या है विरोध करेंगे जो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म है उसका हर एक पार्ट से पूरे वर्ल्ड के। ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर हुआ तो वो क्या है सिर्फ इंडिया को ही नहीं आने देंगे वापस, नहीं, लेकिन जिस कंट्री पे अभी भी चल रहा है कॉलोनियलिज्म उसको भी क्या है वो अपोज करेंगे। और इंडिया ने क्या है सपोर्ट किए जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहे थे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। फिफ्थ पॉइंट है इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर। इकोलॉजिकल कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हमारे इन्वायरमेंट को बचाना। तो जब से इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन आई है, यानी कि जब से इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हुई है, तब से इन्वायरमेंट को क्या है बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, इसीलिए इसको बचाने की ज़रूरत है। और पूरे वर्ल्ड में क्या है बहुत सारे प्रोग्राम भी स्टार्ट किए गए हैं इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए। 6 पॉइंट है इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। तो इंडिया की जो पॉलिसी थी ना वो ये थी कि उन्हें क्या है एटम बम नहीं बनाने हैं और क्या है यूज़ नहीं करेंगे एटॉमिक एनर्जी का, अगर करेंगे भी तो क्या है पीसफुल पर्पस के लिए करेंगे, यानी पहले किसी पे भी हमला वो नहीं करेंगे। लेकिन हाल ही में इस पॉलिसी के अंदर थोड़ा सा चेंज हो गया है। इंडिया ने क्या है 5 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे
खुद की रक्षा करने के लिए, ताकि अगर उन पे कोई पहले अटैक करेगा तो वो क्या अपनी रक्षा करने के लिए उनके ऊपर अटैक कर सकें। तो अगर आप इस चैप्टर की फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से देख सकती हैं। और अगर आप टॉपिक वाइज भी देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, उन्हें भी चेक कर सकती हैं।